दिल्ली, एक शहर जो अपनी तहजीब, इतिहास और जीवन संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे संकट का जमाना देख रहा है जिसका असर हर सांस पर महसूस होता है। हर सुबह दिल्ली के आसमान में एक घना सा स्मॉग का लेयर नजर आता है, इतना मोटा कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं। इस स्मॉग के पीछे सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि अनकाउंटेबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स छुपे होते हैं। PM2, 5, PM10, NO2, SO2, VOCs और ओजोन जैसे प्रदूषक। ये प्रदूषक हमारे फेफड़ों, रक्त प्रवाह और अंगों तक पहुंचकर ऐसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो समय के साथ कई लोगों की जिंदगी तक बदल देते हैं। इस दस्तावेज का उद्देश्य एक ही है, दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट को राजनीतिक दोषारोपण से अलग करके तथ्यों, विज्ञान और वास्तविक डेटा के आधार पर समझना। इस संकट के क्या कारण हैं? कौन से कारक सबसे अधिक योगदान करते हैं? क्या छिपा हुआ डेटा जनता तक नहीं पहुंच पाता? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दिल्ली का भविष्य इस जहर से भरी हवा के साथ ही लिखा हुआ है या समाधान आज भी संभव है? आज हम इस पूरी दुनिया के सबसे जटिल वायु प्रदूषण संकट का सच आपके सामने रखेंगे, बिना भावनाओं के, बिना राजनीति के, सिर्फ तथ्यात्मक स्पष्टता के साथ। वायु गुणवत्ता का विज्ञान समझने के लिए सबसे पहला बिंदु दिल्ली का भौगोलिक जाल समझना जरूरी है। दिल्ली एक कटोरे के आकार के क्षेत्र में बसा है। उत्तर की तरफ हिमालय की पर्वत दीवार और बाकी 3 तरफ मैदान जहां वायु परिसंचरण का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत धीमा होता है। सर्दियों के मौसम में जब तापमान व्युत्क्रमण होता है, नीचे की ठंडी हवा ऊपर नहीं जा पाती और ऊपर की गर्म हवा नीचे उतर नहीं पाती। इस स्थिति में प्रदूषक जैसे PM2, 5 और PM10 हवा में अटक जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक पारदर्शी ढक्कन ने शहर को कवर कर दिया हो। जब तक भारी हवाएं नहीं चलती, प्रदूषक हवा में फंसे ही रहते हैं। प्रदूषण फैलता नहीं है, बल्कि केंद्रित होता रहता है। इसीलिए नवंबर से जनवरी तक दिल्ली का आकी स्तर 300, 400 और कई बार 500 प्लस तक पहुंच जाता है। यह संकट किसी एक कारक की वजह से नहीं होता, यह दिल्ली की प्राकृतिक स्थलाकृति का अपरिहार्य दुष्प्रभाव है। इस जाल का मतलब यह है कि दिल्ली को प्रदूषण नियंत्रण के मानदंडों को और सख्त रखना पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण फैलने की क्षमता बहुत कम है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा स्रोत भी पूरी शहर का वायु सूचकांक रातों रात बदल देता है। दिल्ली वायु प्रदूषण के कारणों को समझना एक बहुआयामी समस्या है। अक्सर मीडिया और राजनीतिक बहसें एक ही विषय को दोष देकर मुद्दे को सरल बना देती हैं, पर वास्तविक जीवन के अध्ययन एक बिल्कुल जटिल तस्वीर दिखाते हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिक निगरानी के हिसाब से दिल्ली के प्रदूषण का ब्रेकडाउन कुछ इस टाइप का है, लेकिन ये नंबर सीजन के हिसाब से लगातार बदलते हैं। वाहन प्रदूषण दिल्ली का सबसे लगातार योगदान करता है। दिल्ली NCR में पंजीकृत वाहनों की संख्या करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। दैनिक लाखों कारें, बाइक, ऑटो रिक्शा और भारी भरकम ट्रक सड़कों पर चल रहे होते हैं। जब वाहन निष्क्रिय मोड में रहते हैं, जब ट्रैफिक जाम लगते हैं, जब सुबह और शाम की भीड़ होती है, तब अधूरी दहन की वजह से PM2, 5, NO2 और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हवा में मिल जाते हैं। अनुमानित डेटा के हिसाब से वाहनों का योगदान सालाना औसत 20% से 36% तक भिन्न होता है। यह योगदान साल भर लगातार रहता है और दिल्ली के आधार प्रदूषण को लगातार उच्च रखता है। दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता निर्माण और सड़क धूल है। दिल्ली NCR में हर वक्त किसी न किसी जगह निर्माण चलता ही रहता है। राजमार्ग, मेट्रो लाइनें, फ्लाईओवर, वाणिज्यिक भवन, आवासीय सोसाइटी, ये सब एक निरंतर धूल स्रोत बन जाते हैं। मिट्टी हटाने की गतिविधियां, खुदाई, सामग्री का लोडिंग और अनलोडिंग, खुली सामग्री के ढेर, ये सब सूक्ष्म धूल कणों को हवा में उड़ाते रहते हैं। रोड डस्ट रिसस्पेंशन भी एक मेजर फैक्टर है। जब व्हीकल्स रोड्स पर चलते हैं, उनके टायर्स के प्रेशर से रोड की सरफेस धूल हवा में उठी रहती है। यह योगदान 30% से 40% तक होता है, जो दिल्ली के एयर प्रदूषण में सबसे साइलेंट और अंडररेटेड किलर है। तीसरा योगदानकर्ता उद्योग है। दिल्ली के आसपास, खासकर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ क्षेत्रों में हजारों छोटे और मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयां निम्न श्रेणी के ईंधन जलाकर थर्मल प्रक्रियाएं चलाती हैं। रबर, स्क्रैप, स्पंज आयरन, रसायन, पेंट। इनका कुल योगदान 10% से 15% के बीच रह सकता है और यह दिल्ली की सीमा से आने वाली हवाओं के माध्यम से शहर पर प्रभाव पैदा करता है।
चौथी श्रेणी में बायोमास जलाना शामिल है, जिसमें झुग्गी झोपड़ी समूहों में खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाना, कचरा जलाना, रबर जलाना, प्लास्टिक जलाना और हीटिंग के लिए ईंधन जलाना शामिल है। इसका योगदान 5% से 12% तक हो सकता है। यह श्रेणी सार्वजनिक डेटा में कम हाईलाइट होती है, पर स्वास्थ्य प्रभाव अत्यंत उच्च होता है। और अंत में ठूंठ जलाना, जो मौसमी स्पाइक बनाता है। अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा की खेतों से आता धुआं जब दिल्ली की स्थिर हवा के साथ मिक्स होता है, तब आग तेजी से बढ़ जाता है। इसका योगदान मौसमी चोटियों में 20% से 45% तक हो सकता है प्रति वर्ष औसत पर। यह प्राथमिक कारक नहीं होता है। मीडिया कवरेज के विपरीत दिल्ली का मूल आधार प्रदूषण पराली जलाने के बिना भी हानिकारक ही रहता है। इस अध्याय का मूल बिंदु सरल है। दिल्ली का प्रदूषण किसी एक खलनायक का काम नहीं। ये एक लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस क्राइसिस है, जिसमें हर सोर्स मिलकर एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बनाता है। इस अध्याय में हम उस डेटा को उजागर करते हैं जो आम आदमी तक कभी पूरी स्पष्टता के साथ नहीं पहुंचता। सबसे पहला बिंदु है आग की निगरानी पूर्वाग्रह। दिल्ली में 40+ निगरानी स्टेशन लगे हैं, पर कई स्टेशन ऐसी जगहों पर स्थापित हैं जहां प्रदूषण तुलनात्मक रूप से कम होता है, जैसे ग्रीन बेल्ट, खुले पार्क, चौड़ी सड़कें, झुग्गी क्लस्टर, औद्योगिक हॉटस्पॉट और संकरी लेन क्षेत्रों का डेटा मीडिया रिपोर्ट में कम उजागर होता है। परिणाम शहरव्यापी औसत आग की कृत्रिम रूप से कम हो सकता है। दूसरा छिपा हुआ पहलू उपग्रह डेटा बनाम ग्राउंड डेटा का बेमेल है। नासा और ईएसए के उपग्रह सेंसर जब दिल्ली का PM2 5 मापते हैं, उनको ज़्यादा प्रदूषक घनत्व मिलता है, क्योंकि उपग्रह पूरी वायुमंडलीय स्तंभ को मापते हैं। ग्राउंड सेंसर ज़्यादातर स्थानीय सतह की स्थितियों की जांच करते हैं। इस बेमेल का मतलब है हम ज़मीनी हकीकत का एक अधूरा संस्करण देखते हैं। तीसरा बिंदु स्वास्थ्य डेटा का कम रिपोर्टिंग है। वायु प्रदूषण से जुड़ी समय से पहले होने वाली मौतें, श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएं, ये संख्याएं सार्वजनिक डोमेन में बहुत फिल्टर किए गए रूप में आती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि दिल्ली में हर साल 20 समय से पहले होने वाली मौतें प्रदूषण से जुड़ी हो सकती हैं। बच्चों की फेफड़ों की क्षमता औसत 25-30% कम पाई गई है। डॉक्टरों के हिसाब से दिल्ली का वायु प्रदूषण एक आदमी को दिन में 5-7 सिगरेट जितना धुआं अंदर खींचवा सकता है, चाहे वो इंसान धूम्रपान न करने वाला हो। और चौथा छिपा हुआ पहलू है राजनीतिक दोषारोपण। हर साल एक ही पैटर्न दोहराया जाता है। दिल्ली सरकार राज्यों को दोष देती है, राज्य केंद्रीय निकायों को दोष देते हैं और केंद्रीय प्राधिकरण मौसम के पैटर्न को दोष देते हैं। इस दोषारोपण के चक्कर में कोई दीर्घकालिक व्यवस्थित सुधार जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता। जनता को केवल मौसमी खलनायक को उजागर करके मुद्दे को सरल बना दिया जाता है। जब सर्दी का मौसम दिल्ली में शुरू होता है, तब हवा की गतिशीलता में भारी बदलाव आ जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रदूषण सर्दियों में क्यों बढ़ता है, पर इसके पीछे एक अच्छी तरह से प्रलेखित मौसम विज्ञान का रोल है। सर्दियों के दिनों में वायुमंडलीय सीमा परत, यानी वह परत जहां तक हवा ठीक से घूमती है, बहुत पतली हो जाती है। गर्मियों में यह सीमा परत 2-500-300 मीटर तक होती है, पर सर्दियों में यह सिर्फ 300-500 मीटर रह जाती है। मैटलैब पूरी शहर के प्रदूषकों को ऊपर उठने और फैलने का स्थान लगभग 80% कम हो जाता है। इस सीमित स्थान में जब वाहन, उद्योग, कचरा जलाना, बायोमास जलाना, डीजल जनरेटर और निर्माण धूल अपना निरंतर उत्सर्जन छोड़ते हैं, तो प्रदूषक हवा में जमा होते जाते हैं। यह संचय तब तक कम नहीं होता जब तक हवा की गति काफ़ी अधिक न हो। इसके अतिरिक्त सर्दियों में तापमान व्युत्क्रमण का प्रभाव चरम पर होता है। सामान्यतः गर्म हवा ऊपर उठती है, लेकिन सर्दियों में ज़मीन का तापमान बहुत कम होता है और ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म होती है। यह एक ढक्कन जैसा प्रभाव बनाता है। नीचे की ठंडी हवा प्रदूषकों को साथ लेकर फंसी रहती है और ऊपर की गर्म हवा उन्हें भागने नहीं देती। आप सोचिए एक कांच के कंटेनर जिसमें धुआं भर दिया गया हो, बिल्कुल वैसी ही स्थिति दिल्ली के ऊपर बन जाती है। हर सुबह जब फॉग लोगों को दिखता है, लोग समझते हैं ये फॉग है, पर असल में वो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, जिसमें NO2, PM2, 5, PM10 और ओजोन जैसे प्रदूषक मिक्स होते हैं। इस नेचुरल विंटर ट्रैप का रिजल्ट सबसे विजिबल तब होता है जब नज़दीकी राज्यों में फसल अवशेष जलाना शुरू होता है। पंजाब, हरियाणा के खेतों से आने वाला धुआं जब दिल्ली की स्थिर, कम घूमने वाली हवा से मिलता है,
तब प्रदूषक स्तर घातीय वृद्धि दिखाते हैं। पर यह समझना इक्वली ज़रूरी है कि फसल जलाने के बिना भी दिल्ली का आकी सर्दी में 200-300 तक डिफ़ॉल्ट रहता है, क्योंकि स्थानीय उत्सर्जन का क्वांटम इतना ज़्यादा है और वातावरण के पास उन्हें फैलाने की क्षमता बहुत कम है। जब हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि दिल्ली का टॉक्सिक विंटर सिर्फ एक सीजनल इवेंट नहीं, बल्कि एक एनुअल एनवायरमेंटल हेल्थ इमरजेंसी है जो मिलियंस ऑफ पीपल को इफ़ेक्ट करता है। इस इफ़ेक्ट को और सीवियर बनाता है क्लाइमेट चेंज। गर्मियों का मौसम और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहरें वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाती हैं, जिसके कारण सर्दियों में माध्यमिक प्रदूषक और अधिक विषैले हो जाते हैं। यह चक्र हर साल बदतर होता जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के बावजूद, उद्योगों को विनियमित करने के बावजूद, जब तक सर्दियों की पूरी वायुमंडलीय स्थितियों को वैज्ञानिक रूप से नहीं संभाला जाता है, तब तक दिल्ली की जहरीली सर्दी एक अनुमानित लेकिन घातक घटना बनी रहेगी। अगर हम दिल्ली के वर्तमान रुझानों को रैखिक रूप से भी प्रोजेक्ट करें, तो 2030 तक एक खतरनाक परिदृश्य सामने आता है। शोधकर्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की कुल संख्या 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर ईवी ट्रांजिशन तेजी से नहीं होता है, तो यह सीधे तौर पर नॉक्स उत्सर्जन और पीएम कणों को बढ़ाएगा। साथ ही औद्योगिक विस्तार एनसीआर के 4 कोनों में लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद नोएडा बेल्ट में विनिर्माण क्षेत्र बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद बल्लभगढ़ क्षेत्र में धातु और इंजीनियरिंग उद्योग बढ़ रहे हैं और बहादुरगढ़ सोनीपत बेल्ट में छोटे पैमाने पर ईंधन आधारित इकाइयां बढ़ रही हैं। अगर क्लीनर फ्यूल्स का ट्रांजिशन धीमा रहा, तो इनका कंबाइंड प्रदूषण लोड दिल्ली की बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए शहर के कोर में घुस जाएगा। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसमें शहर की कंक्रीट हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर राइजिंग कॉज करती है, केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट करेगा। गर्म हवा फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करती है, जिससे माध्यमिक प्रदूषक विशेष रूप से ओजोन का निर्माण बढ़ता है। ओजोन एक शांत हत्यारा गैस है, फेफड़ों के ऊतकों को जलाने तक की क्षमता रखती है। 2030 तक अगर ग्रीन हाउस गैस और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव अनियंत्रित रहे, तो दिल्ली में ओजोन प्रदूषण दोगुना तक हो सकता है, जो PM2.5 जितना ही हानिकारक होगा। जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। 2030 तक दिल्ली एनसीआर की जनसंख्या 2 करोड़ के पार हो सकती है। ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा वाहन मांग, ज़्यादा निर्माण, ज़्यादा कचरा उत्पादन और ज़्यादा ऊर्जा खपत। अगर नवीकरणीय ऊर्जा प्रवेश में तेज़ी नहीं लाई जाती है, तो डीजल जनरेटर और थर्मल पावर पर निर्भरता सर्दियों के चरम पर उच्च रहेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुमान काफ़ी गंभीर हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सख्त हस्तक्षेप नहीं आए, तो दिल्ली में नवजात शिशुओं और बच्चों में अपरिवर्तनीय फेफड़ों की क्षति का जोखिम 40% से ऊपर जा सकता है। वयस्कों में हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम 30-40% बढ़ सकता है। बुजुर्गों में COPD और गंभीर अस्थमा के मामले काफ़ी बढ़ सकते हैं। यह संकट केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं रहेगा, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन जाएगा। 2030 का दिल्ली बिना मजबूत शमन के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच सकता है जहां स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ओवरलोड हो, उत्पादकता में भारी गिरावट हो और दैनिक जीवन सर्वाइवल मोड में परिवर्तित हो। ऐसे परिदृश्य से बचने का एक ही तरीका है: आक्रामक, दीर्घकालिक, समन्वित पर्यावरणीय शासन। दिल्ली का प्रदूषण संकट का समाधान किसी एक नीति परिवर्तन से संभव नहीं है। यह एक बहु-स्तरीय समस्या है जिसका समाधान बहु-स्तरीय और बहु-क्षेत्रीय सुधार से संभव है। सबसे पहला ध्यान वाहन उत्सर्जन पर होना चाहिए। दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन में गति अपनानी होगी। EV इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन, फास्ट चार्जर, बैटरी स्वैपिंग हब को अगले 3-5 वर्षों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ज़रूरत है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेवोल्यूशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बसों की फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल करना होगा, मेट्रो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथेन करना होगा और ऑटोनोमस रैपिड बस कॉरिडोर बनाने होंगे। दिल्ली में लंदन स्टाइल कंजेशन प्राइसिंग लेन इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिससे पीक आवर्स में प्राइवेट व्हीकल्स का प्रेशर रिड्यूस हो और PUC प्रदूषण अंडर कंट्रोल अनुपालन को फेशियल रिकॉग्निशन आधारित स्वचालित सिस्टम से मॉनिटर किया जा सकता है। धूल नियंत्रण सुधार समान रूप से शक्तिशाली परिणाम दे सकते हैं। दिल्ली में निर्माण पूरे साल चलता रहता है, लेकिन सर्दी के महीनों में धूल उत्सर्जन गंभीर वृद्धि पैदा करते हैं।
इसके लिए शहर को कंबल मौसमी निर्माण प्रतिबंध लागू करने होंगे, जैसा यूरोपीय शहरों में किया जाता है। सड़क वैक्यूम मशीनों को सिर्फ शोकेस के लिए नहीं, व्यवस्थित रूप से हर प्रमुख मार्ग पर रात में ड्राइव शेड्यूल करना होगा। कंक्रीट सड़कें और ग्रीन बफर उन सड़कों पर बनाने होंगे जहां धूल पुनर्सस्पेंशन उच्च होता है। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग टावरों की जगह वास्तविक समय धूल दमन स्प्रे का उपयोग वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, उन्हें अनिवार्य करना होगा। औद्योगिक सुधार भी अपरिहार्य है। एनसीआर औद्योगिक समूहों को कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे CMS कहा जाता है, के साथ इंटीग्रेट करना होगा, जिससे अथॉरिटीज रिमोट से ही हर चिमनी का एमिशन ट्रैक कर सकें। डर्टी फ्यूल जैसे पेट कोक, फर्नेस ऑयल और लो ग्रेड कोल पर ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। उल्लंघन के लिए दंड को दोगुना या तिगुना कर सकते हैं, जिससे उद्योगों को अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि सुधार दीर्घकालिक टिकाऊ परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। फसल अवशेष जलाना बंद करना समाधान नहीं है, किसानों के पास व्यवहार्य विकल्प देने होंगे। हैप्पी सीडर मशीनों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, पर साथ ही फसल अवशेष खरीद कार्यक्रम शुरू होना चाहिए, जिसमें उद्योग ठूंठ को कच्चे माल के रूप में खरीद सके। किसानों को फसल विविधीकरण में समर्थन देना होगा। धान के विकल्प जैसे बाजरा और दालें बढ़ावा देना होगा, जो ठूंठ जलाने की समस्या को स्वाभाविक रूप से कम करते हैं। शहरी योजना में दिल्ली को 10 वर्षीय डिजाइन दृष्टिकोण अपनाना होगा। पवन गलियारे यानी निर्दिष्ट खुले रास्ते जहां से प्राकृतिक हवाएं शहर में प्रवाहित हो सके, वैज्ञानिक रूप से बनाए जा सकते हैं। ग्रीन बेल्ट को विस्तारित करने की जरूरत है, लेकिन घने वृक्षारोपण के बदले वैज्ञानिक रूप से संरचित वृक्षारोपण जरूरी है, जो धूल कैप्चर और ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखते हैं। सार्वजनिक स्तर के उपाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों और अस्पतालों में इंडोर वायु शोधन अनिवार्य होना चाहिए। मास्क पहनना सर्दियों में अनिवार्य करना और उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए लक्षित सलाह जारी करना समान रूप से महत्वपूर्ण है। छात्रों और आवासीय क्षेत्रों में कम लागत वाले सामुदायिक वायु सेंसर स्थापित करने चाहिए, जिससे वास्तविक समय स्थानीय आकी डेटा लॉग अपने फ़ोन पर देख सकें। समाधान संभव है, इच्छा शक्ति और शासन स्थिरता ही एकमात्र लापता कड़ी है। दिल्ली का वायु प्रदूषण संकट कोई आकस्मिक परिणाम नहीं है। यह दशकों के शहरीकरण बिना योजना के, जनसंख्या विस्तार बिना पर्यावरणीय विचार के और दीर्घकालिक दृष्टि के बिना शासन का परिणाम है। इस संकट का प्रभाव सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक जाने वाला है। जब आप एक शहर की हवा को विषैला बनने देते हैं, तो आप उस शहर का अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना और समग्र भविष्य सब जोखिम में डाल देते हैं। दिल्ली के केस में ये रिस्क मल्टीलेवल है। आर्थिक नुकसान, हेल्थ केयर ओवरलोड, प्रोडक्टिविटी में गिरावट, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त फेफड़े और लाखों लोगों पर सीधा दीर्घकालिक प्रभाव। यह डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य दोषारोपण नहीं, बल्कि स्पष्टता प्रदान करना है। जब तक लोग मुद्दे को वैज्ञानिक रूप से समझकर दीर्घकालिक मानसिकता विकसित नहीं करते, तब तक समाधान लागू नहीं हो पाएंगे। प्रदूषण एक अदृश्य खतरा है, लेकिन इसका प्रभाव दृश्यमान, मापने योग्य और सिद्ध है। आज अगर हम सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा सुरक्षित है। हवा तब सुरक्षित होगी जब नीतियां मापने योग्य सुधार दिखाएं, जब स्थानीय स्रोत कम हो और जब दिल्ली के लोग सामूहिक रूप से व्यवहार परिवर्तन अपनाएं। दिल्ली एक शहर नहीं, एक विरासत है, और विरासत को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम विज्ञान, नीति और सार्वजनिक भागीदारी को मिलाएं, तो दिल्ली का वायु प्रदूषण संकट उल्टा जा सकता है। भविष्य अभी भी खुला है। चुनाव हमारा है कि हम दिल्ली को जहर से भरी शहर बनने देंगे या भारत की एक टिकाऊ, सांस लेने योग्य राजधानी बनाएंगे।